नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरा सुप्रभात। दोस्तों, आज थोड़ी सी चर्चा हम अलग बात पे करेंगे। आप ये ना समझें कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्ञान देने आया हूँ या फिर आप बड़े समझदार हो, मैं टॉपिक से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक से भटकना ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, लाइव चैट में भी आ रहे थे कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, मोटिवेशनल वीडियो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर हमें मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों हमें इतना मोटिवेट होने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहाँ ज़रूरत है। अगर आप मोटिवेट होना ही चाहते हो तो फिर आप मोटिवेट अपने माता पिता से भी तो हो सकते हो। किन हालातों में, किन संघर्षों में उन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, और वो आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि हम दुख देख लें और हमारी जो औलाद है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिससे हम वंचित रहे। जिन जिन चीज़ों को वो प्राप्त नहीं कर सके, वो चीज़ें आप लोगों को मिले, इसके लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या माता पिता से भी ज़्यादा आपको किसी की और की ज़रूरत है मोटिवेट करने के लिए? हर बेटे का, हर बेटी का आइडल उसका पिता हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, मेरा यही मानना है। रही बात मोटिवेट की, देखिए इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम स्वयं ही हमारे गुरु हैं। आपने मन पर बहुत से मुहावरे सुने होंगे, लोकोक्तियाँ सुनी होंगी। आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आखिर ये क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे गुरु हम स्वयं ही। अगर हम स्वयं चाहें कि हम अपने आप को मोटिवेट करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम किताबें पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, वो आत्मा परमात्मा से संबंधित है, लेकिन वो लाइन ये होती है कि मुँह को कहाँ ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ढूंढी हुई तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। अगर आप वास्तव में मोटिवेट होना चाहते हो तो आप स्वयं ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं थी। क्या हम लोगों ने तैयारी नहीं की? क्या हमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी थी, मैं ये मानता हूँ पड़ती है। लेकिन हमें किसी और पर निर्भर रहना नहीं पड़ा। और मैं भी ये नहीं कहता कि आप मुझ पर निर्भर रहो या और अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहिए। ये मोटिवेशन जो होता है स्वचालित होता है, ये स्वयं के अंदर से आता है। बस ज़रूरी है उस आँच की। वो आँच जो है वो समय समय पर यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे अध्यापक हैं जो आपको ये आँच देते रहते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि जो दूध में से जो मलाई होती है वो अपने दम पर ऊपर आती है। बस उस आँच की आवश्यकता है। आपको स्वयं को मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को मोटिवेट करना सीखिए। और देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए शांत चित्त का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब शांत चित्त से होकर सोचते हैं कि यह समस्या है और समस्या का क्या हल निकाला जाए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में सही क्या और गलत क्या है, हम किस राह पे चल रहे हैं। शांत चित्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको। हम घबरा जाते हैं, 45 दिन बचे हैं, रीट के अंदर 45 दिन बचे हैं। क्या 45 दिन कम है? मैं आपको आज यही बताने जाऊंगा कि 45 नहीं, मैं बताऊंगा 40 दिन। 40 दिन रणनीति। मैं आपको रीट की 40 दिन की रणनीति बताऊंगा आपको। किसकी? रीट की। आप 40 दिन को कम मानते हैं, लेकिन 40 दिन कम नहीं होते हैं। आप घबरा रहे हैं बस। अरे घबराने से क्या होगा? एक बात याद रखिए, मैंने पढ़ा था, और देखिए हम जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो सीख के आते हैं। हम किसी से सुनते हैं, चाहे कहीं पढ़ते हैं, और उन्हीं को अप्लाई करते हैं, उन्हीं को सुनाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और ये तो हमारा कर्म है। मैं कर्म निभाता हूँ अपना, तुम अपना धर्म निभा देना, है ना। तो ये तो हमारा कर्म है। देखिए, एक चीज़ पढ़ी थी, बहुत अच्छी लाइन है कि नियति द्वारा जनित कोई भी समस्या या प्रकृति द्वारा जनित कोई भी समस्या इंसान की, जो इंसान होता है उसके हौसलों से बड़ी नहीं है। प्रकृति द्वारा कोई भी जो समस्या है, नियति द्वारा जनित कोई भी समस्या है, वो मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। हम में जितनी क्षमता है, ऊर्जा है, हम प्रकृति द्वारा, नियति द्वारा किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बड़े बड़ी समस्याएं आती है लेकिन हम हल निकाल लेते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि हम में अपार ऊर्जा भरी है। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस धरती पर अनेक विशाल विशाल जीव हैं, हाथी, घोड़े। हमसे तो सारे ही ताकतवर हैं, हमसे सारे जानवर ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर राज किसने किया? मनुष्य ने किया। कैसे किया?
बुद्धि के बल पर, यानी हम में सोचने समझने की वो क्षमता है कि हम अपने जो एग्रेसिव जो स्वभाव है उसको शांत करके शांत चित्त से सोच सकते हैं कि समस्या का हल क्या निकलेगा। कब तक आप दैनिक समस्याओं में उलझे हुए रहोगे? कब तक आप इन दैनिक समस्याओं में उलझे हुए रहोगे? मेरे तो मामा जी हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। किसको ये दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो? ये जो दैनिक समस्याएं हैं इनका हल आपको स्वयं को निकालना पड़ेगा। और इतिहास में नाम उन्हीं का दर्ज होता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है। न कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी और आपने सफलता प्राप्त कर ली और आप महान बन गए, ऐसा असंभव है। इतिहास में एक भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा आपको। विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप संघर्ष कीजिए और फिर अपने आप को सफल घोषित कीजिए, तब जाकर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ। आपको निर्णय तुरंत लेना होता है। महान शासक या महान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो निर्णय तुरंत लेता है। एक जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क के बारे में आप कभी यूट्यूब पे देखिएगा। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और कहते हैं कि वो दिन में 22 घंटे मेहनत करते हैं। वो अपना बर्थडे जो आता है, जन्मदिन, अवतरण दिवस जो आता है, उस दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते। उनके सारे कर्मचारी वेट करते हैं कि आज वो छुट्टी लेंगे और कुछ पार्टी होगी, वो नहीं करते, बल्कि उस दिन वो 24 घंटे काम करते हैं। उनका सेलिब्रेशन उनका काम ही है। उन्होंने अपनी जो वर्क में जो प्रोग्रेस है उसी को अपना सेलिब्रेशन बना लिया है। वैसे ही हम सब विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, ये जो अपनी पढ़ाई है ना, इसी को अपना सेलिब्रेशन बनाना होगा। लगातार टॉपिक पे टॉपिक क्लियर करते जाइए, इसी को अपना सेलिब्रेशन बनाना होगा। यही हमारा सेलिब्रेशन है, तब जाकर आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, हम जब भी हताश हों तो किसी पर निर्भर रहने के बजाय मैं कहता हूँ यूट्यूब पे वगैरह बहुत अच्छी मूवीज़ पड़ी हैं। आप उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पढ़ना, आप बढ़िया सी मूवी देखिए। कौन सी देखे सर? देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, कभी कभार थोड़ी सी हताशा, निराशा आती थी, क्योंकि अपने ही तो हैं जो हमें गिराते हैं, वही तो हमें हताश करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। और उन्होंने तब एक मूवी देखी थी, द मांझी माउंटेन। अगर आपको समय मिले तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें जाति पाति के बारे में, लेकिन उसमें एक जो किस प्रकार से वो जिद प्लस जुनून बराबर जीत का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता है। और उस पहाड़ से वो एक सेंटेंस कहता है, वो सेंटेंस मेरे लिए बहुत आदर्श वाक्य है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और हमें भी इस रीट को, इस कंपटीशन को एक ही बात बोलनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ रीट को नहीं, कंपटीशन को नहीं, बल्कि इस बेरोजगारी को ये बात कीजिए, बेरोजगारी को चैलेंज कीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार मानना हमने सीखा ही नहीं। असफल होंगे, एक बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 4 बार होंगे, 5 बार, 1000 बार हो जाएं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं इस बेरोजगारी को। ये हौसला आपको अपने अंदर, इस हौसले का संचार करना होगा, ये हौसला लाना होगा आपको। ये आदर्श वाक्य हैं। और आप देखिए, ऐसे बहुत से, एक जो भाग मिल्खा भाग पिक्चर है, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। उसके अंदर भी एक जगह मिल्खा सिंह जी कहते हैं, जब वो उड़न जो परी होती है वो उनके नज़दीक आने की कोशिश करती है और वो ऑस्ट्रेलिया में इसी चक्कर में अपना जो एक मेडल खो देते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, और फिर वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। उस वक्त जो वो उड़न जल परी नाम से प्रसिद्ध होती है, वो उसके नज़दीक आती है, तब वो उन्हें रोक कर कहते हैं, एक बात कहते हैं कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन इस बार ये लड़ाई मेरे खुद के साथ है। अब क्या, मुझे खुद को कंट्रोल में रखना है, अनुशासन में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, रणनीति बनानी है, मुझे एक रणनीति के तहत कार्य करना है। मुझे सिर्फ, जैसे आपने देखा होगा घोड़े के इस तरह से दोनों आंखों के आगे होते हैं ताकि वो फ्लैश उसकी आंखों में ना पड़े, तो वो होते हैं। उसी तरह हमें भी अपने यहाँ लगाना होगा, जिससे हम सीधा बस लक्ष्य की ओर बढ़ें, इधर उधर की बातों में ध्यान न देना पड़े। हमें सोचने का समय आ चुका है। अब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अब हमें क्या करना, क्योंकि हमारे पास समय निकलता जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, जो पिछली भर्ती तक फर्स्ट ग्रेड लग चुके हैं, सेकंड ग्रेड लग चुके हैं, वो बहुत फायदे में। अब जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आएंगे, उन्हें फिर से वो सेट क्लियर करनी पड़ेगी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर करना होगा। उसमें हर भाषा, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, साइको भी होगी, फिर आपको सब्जेक्ट का पेपर देना होगा।
कंपटीशन बढ़ गया फिर से। हाँ, ये अच्छा है, मैं मानता हूँ ये बहुत सही हो रहा है, विद्यार्थी हित में हो रहा है, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ गया, अब भी नहीं संभले तो ये बढ़ता जाएगा और फिर एक समय आपको अंत में हारना ही होगा। निर्णय लेने की क्षमता को बनाइए और उसको मजबूत कीजिए, वरना निर्णय लेने में अगर देरी कर दी तो याद रखें, आपको सफलता छोड़ो, सफलता का स भी प्राप्त नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। और देखिए, कहते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि निद्रा भोजन भोग भय, यह नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिनु पशु जान। निद्रा, भोग, भोजन, भय, ये सारी चीज़ें अगर हम में है, हम नींद को कवर नहीं कर पाते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, थोड़ा देर और सोना पड़ेगा। पशु पक्षी जाग जाते हैं और हम जानवर की तरह सो रहे हैं। अरे जानवर वो नहीं है, जानवर तो हम हैं। जानवर तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हम हैं असली जानवर। तो कब तक नींद भोजन के पीछे भागते रहेंगे हम? अपनी नींद को 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो मैं नहीं मानता वो सही है। ये नींद हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नींद लेने का समय नहीं है आपके पास। रात को 1 बज रही है, बजने दीजिए। लक्ष्य के प्रति इतने पागल हो जाइए, पागलपन, दीवानापन आना चाहिए आप में लक्ष्य के प्रति कि नींद न आए मुझे चैन न आए, है ना। सॉन्ग सुने होंगे, उनको पॉजिटिव लीजिए। मुझे तो नौकरी के बिना ना नींद आती है ना चैन आता है। बस एक ही बात दिमाग में रखिए, अभी तक भी आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाकर और अपनी एक सही रणनीति का चुनाव करके आप सफल हो सकते हैं। 40 दिन बहुत होते हैं, 40 दिन बहुत शानदार होते हैं। मैं कहता हूँ 40 दिन में आपको इतना बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो लोग अब तक असफल होते हैं ना, देखिए, असफलता से घबराना हमारे मतलब कहते हैं कि धर्म में नहीं है। असफलताओं से घबराना, असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमें विनम्र बनाती है, हमें आदर करना सिखाती है, हमें एक अवसर और देती है सफल होने का, और हमें जीत का असली स्वाद चखाती है कि वास्तव में जब हम विजय होते हैं तो उसका एक स्वाद क्या है, और उस विजय के प्रति हमारा ललक, इच्छा, जिज्ञासा और बढ़ाती है। असफलता से घबराना तो बिल्कुल भी ना चाहिए, बिल्कुल भी। और याद रखना, आप मन चाहे जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो आपके मन को कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, आपके शरीर को कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप मन से हार न माने, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे बहुत से लोग जो विजय के बहुत निकट थे और उन्होंने अंत में उन्होंने हार मान ली, और इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखा गया। विजय के बहुत नज़दीक होते हैं और हम हार मान लेते हैं। क्या होगा अगर जब तक हार न हो जाए तब तक हार स्वीकार न करें, जब तक हार न हो जाए तब तक हार स्वीकार न करें। इस बात को आप गांठ बांध लें। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम हार जाएंगे, अगली तैयारी में जुट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बीत गई सो बात गई, अब कब तक उसे लेकर बैठोगे? आप सोच रहे हो कि सर आप टॉपिक हमें कराइए, हम अच्छे, आप बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन आज ये जो 4-5 बार जो मोटिवेशनल की बात आई, तब मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा आपसे मतलब वार्तालाप करना चाहिए, इसीलिए मैं ये वार्तालाप कर रहा हूँ। और फिर मुझे लगा कि 40 दिन की जो रणनीति है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि रीट के अभ्यर्थी बहुत हैं। दोस्तों याद रखें, कोई भी दैनिक समस्या, कोई भी नियति द्वारा निर्धारित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो आपने समझो उसे हासिल भी कर लिया, जिस लक्ष्य के बारे में आपने सोचा उसे हासिल भी कर लिया। और दिमाग में फिर कह रहा हूँ, एक ही चीज़ रहनी चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने मांझी माउंटेन के अंदर एक चीज़ और देखी होगी, मैं बताता हूँ। जब वो पहाड़ खोद रहा होता है तो एक पत्रकार आता है, बोलता है मैं आपके बारे में छापना चाहता हूँ, लेकिन उसे छापने जो न्यूज़ होती है वो जो एडिटर होते हैं वो बनाने नहीं देते, जो कंपनी होती है ना। तो उस वक्त वो वापस आता है, बोलता है नहीं, सब जगह भ्रष्टाचार है, ये है वो है। तब जो मांझी उसे एक सलाह देता है, और वो सलाह क्या होती है कि अपना खुद का अखबार खोल लो, अपना खुद का अखबार खोल लो। तब वो एक बात बोलता है कि ये कितना मुश्किल काम है, तुम्हें क्या पता। तब मांझी का अगला सेंटेंस गौर कीजिएगा, बहुत शानदार होता है। वो कहता है पहाड़ खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल है। क्या कोई भी काम पहाड़ खोदने से भी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं ना। पहाड़ खोदना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब जिद पे आने पर इंसान अपने से 1000 गुना बड़ा पहाड़ खोद सकता है,
जब इंसान अपने से 1000 गुना बड़ा पहाड़ खोद सकता है, तो फिर हमें तो एक एग्ज़ाम ही तो क्रैक करना है। सोच के देखिए, क्या हमारे बुद्धि से ज़्यादा टफ प्रश्न हो सकते हैं? हम अगर हम सही कंसंट्रेट, एकाग्रचित होकर, संयमित होकर तैयारी करें, तो क्या इतना मुश्किल है कंपटीशन? तो फिर जो लग रहे हैं वो फिर कैसे लग रहे हैं? क्या सारे के सारे भ्रष्टाचार से लग रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। बहुत मेहनत करने, 10 घंटे से पार नहीं पड़ रही, 11 पढ़िए, 11 से नहीं 13 पढ़िए, 13 से नहीं 14 से पढ़िए, 14 से नहीं 17 से पढ़िए। और मैंने खुद ने हो सकता है किसी को 5 घंटे में सफलता प्राप्त मिल गई होगी, लेकिन मुझे खुद को 17 घंटे पढ़ना पड़ा था। क्यों? मेरी मजबूरी थी, मुझे तो लगना था, मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना ही था। मुझे लगा इतने से धाप नहीं आएगी, थोड़ा और बढ़ाया जाए, थोड़ी प्यास को और बढ़ाई पढ़ने की। और लगातार कुछ चीज़ों को तो मैंने 18-18, 20-20 बार भी रिवीजन किया। और हम 2 बार रिवीजन करने को सुनो कितना बड़ा सिलेबस है, ये है वो है। हाँ, समय पर्याप्त नहीं हो तब तो चलो दिक्कत मानते हैं। जब समय पर्याप्त था अपने पास, फिर भी अपन ने तैयारी नहीं की, तो वो अपनी खुद की गलती है, ये आप मान के चलें। याद रखें, पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ाई। आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें, और एक अपना एक दिमाग में एनी टाइम चलना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं। जब जब तुम्हारा शरीर आलस्य आपको आने लगे और आपका शरीर रेस्ट की मांग करे, तब तक उठ के अपने शरीर को एकदम मजबूत कीजिए, पानी से मुंह धोइए, लेकिन कुर्सी से मत उठिए। रेस्ट मत दीजिए, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी सुना है पढ़ने से कोई मरा है कि ज़्यादा पढ़ने से वो मर गया? कुछ नहीं मरता। जब नहीं मरता है पढ़ने से, तो फिर क्यों इस शरीर को ज़्यादा रेस्ट देने पे तुले हो? क्या इसको पाल पोष कर बड़ा करके क्या करोगे? क्यों मत पालिए पोषिए इसे, संघर्ष कीजिए। ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है, इस बात को आप दिमाग में बिठा लें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि संघर्ष कीजिए। देखिए, 40 दिन की रणनीति की हम बात कर रहे थे, 40 दिन की रणनीति, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। भाषा फर्स्ट, मैं भाषा फर्स्ट हिंदी की बात कर रहा हूँ, और सेकंड भाषा मैं संस्कृत या अंग्रेजी की कोई एक भाषा का बात कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस मैटर पर आपको। मनोविज्ञान, अभी भी आपके पास 40 दिन हैं। कितने दिन हैं? मैंने 4 दिन आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये 45 दिन पढ़े हैं, लेकिन अभी तक 4 जो हैं सामाजिक या आपके पर्यावरण है, इनमें से एक है। देखिए हमारे पास दिन कितने हैं? 40 हैं। और देखिए, अब आप अगर सोचते हो नहीं टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो फिर एक काम कीजिए, पढ़ाई को छोड़ दीजिए, किताबें साइड में रख दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी तक भी एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हो, अब आपको सर ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये रियलिटी है। देखिए, हो सकता है आपके लिए रियलिटी हो, लेकिन उस कंपटीशन, उस रीट के एग्ज़ाम के लिए ये सिर्फ बहाने हैं। वो चाहता है कि आप सब कुछ त्याग कर तैयारी कीजिए। वो चाहता है आप कठिन परिस्थितियों के अंदर भी अपनी इन दैनिक समस्याओं का हवाला मत दीजिए, बल्कि आप तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। देखिए, सबसे पहले मैं मनोविज्ञान की बात करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब गर्मियाँ आ चुकी है, इतनी ठंड नहीं है, 6 बजे उठा जा सकता है। और अगर आप 2 घंटे डेली मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, 40 दिन तक पढ़ोगे, तो याद रखें आपका सिलेबस जो है 3 बार कम से कम, कितनी बार? 3 बार रिवीजन होगा। 3 बार रिवीजन होगा। आप मान लीजिए 15 से 45, हम 40 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब भी अगर आप डेली नियमित, मनोविज्ञान आपको 6 से 8 पढ़नी होगी, वरना मनोविज्ञान आपको धोखा देगी। मनोविज्ञान में जितना कुछ 1 घंटे तो वो पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन कीजिए, और 1 घंटे आप वो चीज़ पढ़िए, कोई आपके पास एक्स्ट्रा किताब पढ़िए, तो कुछ चीज़ें उसमें से फटाफट निकाल के उसी एक किताब में लिख लीजिए। अलग अलग किताब मत, जो किताब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, दूसरी किताब से जो भी अच्छी चीज़ मिलती है, उसी रेगुलर किताब के अंदर आप लिख लीजिए। एग्जाई करके रखिए एक जगह, एग्ज़ाम फाइनल 4-5 दिन में बड़ा काम आएगा। बात करते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं भाषा हिंदी की और भाषा। चलिए पहले बात करते हैं सामाजिक की। देखिए, सामाजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब आप 6 से 8 पढ़ लीजिए, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट बहुत होता है। 5-10 मिनट का रेस्ट बहुत होता है। मैं रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, मैं उन विद्यार्थियों की बात बिल्कुल नहीं करूँगा जो कहते हैं मेरे पास सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, पार नहीं पड़ेगी।
उनकी पार नहीं पड़ेगी। उनको समय ज़्यादा देना होगा, कम से कम 8 घंटे अब देना होगा, तब जाकर पार पड़ेगी। चाहे वो ये सुबह तो आपको देने ही देने हैं, चाहे इसे 5 से 7 कर लीजिए, चाहे 4 से 6 कर लीजिए, वो आपका मैटर है। और जो समय मैं दिन में बता रहा हूँ वो आप चाहे रात को दीजिए, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। सामाजिक जो है, आप यूँ मानिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने टॉपिक होंगे, 20 टॉपिक होंगे छोटे बड़े मिलाकर। और आप आदत डालिए एक टॉपिक एक दिन में अच्छे से रिवीजन करना है, बल्कि एक नहीं, रिवीजन, अब रिवीजन का समय है। अब तक आपने सिलेबस नहीं किया वो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया फिर भी ध्यान रखिए, आदत डालिए कि 2 टॉपिक एक दिन में आपने नोट्स बनाए हुए हैं अच्छे, या फिर पासबुक में है, जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो वो आपका मैटर है, लेकिन आपको कम से कम 2 टॉपिक रिवीजन करना है। अब आपको याद नहीं करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है। और आप यूँ मानिए कि 2 घंटे अगर आप 9 से लेकर 11 2 घंटे पढ़ते हो, मैं आपको बीच में 1 घंटा रेस्ट दे रहा हूँ, उसमें खाइए पिए नहाइए धोइए कुछ भी कीजिए, ठीक है। 9 से 11 आपको पढ़ना होगा, 9 से 11 आपको पढ़ना होगा। ये ऐसा टाइम है जिसमें ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं क्लियर करने, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट मतलब मनोविज्ञान और सामाजिक जो है, इनको आप सुबह पढ़िए, फ्रेश माइंड पढ़िए। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी आपको दिन में मान लो अभी गर्मी आ गई है, लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हिंदी पढ़िए, उसमें से 1 घंटा व्याकरण पढ़िए और शिक्षण विधियों पे ज़्यादा जोर दीजिए। किस पे जोर दीजिए? शिक्षण विधियों पे ज़्यादा जोर दीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे व्याकरण और 1 घंटे शिक्षण विधियाँ, 1 घंटे व्याकरण और 1 घंटे शिक्षण विधियाँ पढ़िए। अगर आप 3 उसके बाद मान लो फिर चाय चूय पीजिए आराम से, और फिर अगर आप वापस 3:30 में बैठते हो और 5:30 तक पढ़ते हो, तो यकीन माने फिर से सेम 2 घंटे हैं, 1 घंटा ग्रामर और 1 घंटा शिक्षण विधियाँ। आप मत छोड़िए। देखिए मैं टाइम ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको बीच में खूब स्पेस मिलेगा। यहाँ मैंने आपको 6 से 8 बताया, फिर 8 से 9 आप 1 घंटे कुछ काम कर लीजिए और फिर बैठ जाइए। नहीं थकोगे साहब, नहीं थकोगे, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल भी नहीं थकोगे, ये मान के चलिए। 6 से 8 2 घंटे, इनमें आप 40 दिन तक साइको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, दी एंड, कुछ नहीं है। 40 दिन तक मुझे सिर्फ इसी तरह रहना है, सिर्फ इसी तरह रहना है, आसपास कुछ नहीं देखना, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। 9 से 11 की बात कर रहा हूँ मैं, सामाजिक अध्ययन 9 से 10 और 10 से 11 2 घंटे जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हो कर लीजिए। हाइलाइटर लेके बैठिए, उसी एक किताब में बढ़िया तरीके से रिवीजन करते जाइए। आप आराम से इस रिवीजन को 3 बार इसको भी दोहरा दोगे, 3 बार दोहरा दोगे बिल्कुल। 2 टॉपिक एक दिन में कर रहे हो, 10 दिन के अंदर होते हैं, हम 12 दिन मान लो, 13 दिन मान लो, 13 6 13 39, तब भी अगर इस 20 टॉपिक को आप 13 दिन में करते हो एक बार, अब तो आ गया 13 दिन में करना पड़ेगा, तो याद रखना सिलेबस 3 बार रिवीजन होगा, ये भी रिवीजन होगा 3 बार। और व्याकरण तो ऐसी है जो 4-5 घंटे अगर आप मुझे पढ़ रहे हो, लगातार देख रहे हो, तो व्याकरण तो आप मत देखिए, सिर्फ 1 घंटे वीडियो देख लीजिए, मैं इससे आपको सारी क्लियर करवा दूंगा। आपका काम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों पर मैं बहुत जल्द एक 3 घंटे की क्लास लेने की सोच रहा हूँ, तो वो मैं ले लूँगा। आप मस्त रहिए, आप पढ़ते रहिए, ताकि कुछ पहले पढ़ा हुआ होगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बात करते हैं संस्कृत और अंग्रेजी की, तो मैंने 3:30 से 5:30 बता दिया। और याद रखिए मैंने आपको 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का 1.5 घंटा दे दिया है। आप खाना खाइए, कपड़े धोइए, जो भी आप लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ, आप कोई काम करना है कीजिए, लेकिन आपको खूब समय मिल रहा है। और 5:30 के बाद फिर आपके पास लगभग 2 घंटे का समय है। आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा 5:30 से 6:30 भी कोई काम नहीं है, तो वापस उठा लीजिए सामाजिक को, वापस उठा लीजिए सामाजिक को। मान लो चलिए आप उसी वक्त उठा लीजिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिर 8 बजे की। 8 से लेकर 10 फिर पढ़िए सामाजिक को, 8 से लेकर 10। अगर दिन में 4 घंटे सामाजिक पढ़ी जा रही है, तो कहाँ आपको असफलता मिलेगी? आप इसको सोचिए ध्यान से। मैं दोबारा लिखूंगा ये चीज़, क्यों लिखूंगा, इसका ये ज़रूरी हो गया है लिखना। देखिए हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे, 1 से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे। संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं, 4 से लेकर 6 बजे तक, 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे। और मनोविज्ञान की मैंने बात की सुबह 6 से 8 बजे, सुबह 6 से 8 बजे। ये कौन से बजे हैं? AM है ये कौन सा है? AM है। और इसकी मैंने बात की थी 9 से लेकर 11 बजे। ये भी कौन सी बात की मैंने? AM की बात की है।
अब आप देखिए 6 से 8, और अब आप 6 बजे शाम को फ्री हो, 6 से 8 फ्री हो, और उसके बाद इस सामाजिक को आप रात को 8 से 10 बजे तक भी ले सकते हो। साहब 10 बजे कौन सोता है? कोई नहीं सोता, विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं सोता। आप चाहो तो सोने से पहले 1 घंटा फिर से मनोविज्ञान या जो भी आपका कमज़ोर टॉपिक है उसे फिर से उठा सकते हो। लेकिन आपको 40 दिन इस रणनीति के तहत काम करना होगा, आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। इस बात को आप गांठ बांध ले, मैं आपको बहुत अच्छे से कह रहा हूँ। अभी तक 40 दिन की रणनीति जो है वो आपको सफलता दिला सकती है, ये 100% मान के चलें। लेकिन अगर आपने नहीं, अब तक भी नहीं सोचा, तो आप बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। आप खुद देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समय दे दिया, 3 से 4 का समय दे दिया, 1 घंटा यहाँ दोपहर में दे दिया, फिर 11 से 1 में जो बीच में 2 घंटे और दे दिए मैंने आपको, फिर 6 से 8 में, फिर 8 से 9 1 घंटा और दे दिया, फिर यहाँ 6 से 8 में फिर 2 घंटे दे दिए। आपको बीच बीच में 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा मिल रहा है, और एक साथ मत पढ़िए। ये इस तरह से गैप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यही रणनीति मैं आपको एसआई में भी बताऊंगा एक दिन, एसआई को भी किस तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि एसआई का जो जीके वाला पार्ट है वो बहुत अलग है। लेकिन पहले अभी रीड बहुत आवश्यक है, रीड बहुत आवश्यक है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान को 6 से 8 मत छोड़िए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ, मनोविज्ञान को 6 से 8 मत छोड़िए। सामाजिक है, ऐसा नहीं कि सुबह मैं सामाजिक पढ़ूंगा रात को शिक्षण विद्या, नहीं, आप टॉपिक क्लियर कीजिए। सामाजिक के सबसे पहले टॉपिक क्लियर करते चलिए। रात को 1 घंटा जो 8 से 10 पढ़ते हो उसमें शिक्षण विद्या पढ़िए, 3 घंटे सामाजिक पढ़िए, 1 घंटे शिक्षण विद्या पढ़िए। मनोविज्ञान 2 घंटे नियमित चलनी चाहिए, संस्कृत 2 घंटे, अंग्रेजी 2 घंटे नियमित चलनी चाहिए, हिंदी 2 घंटे नियमित चलनी चाहिए। और अब अगर आपके पास 10 बजे से भी ज़्यादा थोड़ा समय बचता है, आप सोच रहे नींद नहीं आ रही, तो जो आपका वीक पार्ट है उसे आप एक टॉपिक उठाइए और इस एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, उस एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, तब जाके क्लियर हो जाएगा। आप मतलब हड़बड़ी मत कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी के चक्कर में जो आता है वो और ख़राब कर दोगे। और कॉन्फिडेंस रखिए, जब 5-5, 6-6 बार रिवीजन हो जाता है ना, तो सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाता है कि इस बार एग्ज़ाम जो आएगा या पेपर सेटर जो पेपर बनाएगा, देखते हैं वो कितना टफ बनाता है। और फिर आप दुआ करने लगते हैं कि पेपर टफ आए, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैं हल कर दूंगा। सरल आया तो कहीं फिर से मेरिट ऊपर ना चली जाए और ऐसे लोग जो योग्य नहीं है वो भी आगे आ जाएं, ये भी हो सकता है। इसलिए पेपर टफ की दुआ करने लगते हैं। तैयारी रणनीति होती है, रणनीति जब अच्छी होती है तभी तो हम सफल हो पाते हैं। ये मान के चलिए, तभी हम सफल हो पाते हैं। और आप मुझे बताइए इस रणनीति में कहाँ कमी है? आपको YouTube पे हज़ारों वीडियो मिलेंगे, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। आपको 50 दिन की रणनीति भी बता रहे हैं, बहुत आदरणीय अध्यापक हैं, बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, वो रणनीति बता रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा, हाँ मैंने कुछ थंबनेल जरूर देखे थे। चलिए वो बता रहे हैं, सब आपको कुछ लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए। कोई 50 दिन की बता रहे हैं। बहुत से अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, बहुत से अध्यापक यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आपको पढ़ना है। हाँ, एक देख ली, आपको ये पसंद आ गई तो आपको किसी हमारे कुछ आदरणीय सर की दूसरों की पसंद आई है, कोई दूसरे टीचर की पसंद आई, तो आप उनकी फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कहता मेरी ही फॉलो कीजिए। सबकी अलग अलग रणनीति होती है, आप ये अच्छी तरह से जानते हो। सब अपनी अलग अलग रणनीति बताएंगे और सबको अलग अलग रणनीति पसंद आएगी। तो इसमें ये आपको बाध्यता नहीं है कि आप केवल और केवल इसी को आप फॉलो करें। आप जो भी आपको अच्छे लगे उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप संघर्ष जरूर कीजिए। अब आप निर्णय ले लीजिए कि आपको तैयारी करनी ही है अथवा नहीं करनी, वरना बहुत देर हो जाएगी। या तो ये निश्चित कर लो कि इस बेरोजगारी से पिंड छुड़ाना ही छुड़ाना है, और या फिर ये सोच लो कि नहीं यार, मतलब सिलेबस बड़ा है, तैयारी हुई नहीं, मैं तो पेपर से बाहर हूँ, अगली तैयारी करेंगे, मैं तो ऐसा ही में लग गया। कुछ नहीं है। अभी तक जिन्होंने तैयारी, 40 दिन बहुत होते हैं, मान के चलें 40 दिन, और इन 40 दिन को इग्नोर न करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मोटिवेशन आपके अंदर से स्वयं आना चाहिए। कब तक मोटिवेशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे? हमारा फ़र्ज़ है, वो तो हम बीच बीच में आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, लेकिन केवल मोटिवेशन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बीच बीच में हम ज़रूर मोटिवेट करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, अपने आप को मोटिवेट करने के बारे में खुद सोचिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस एक मेरा आदर्श सिद्धांत मान लीजिए, मैंने सीखा है, आप भी सीखिए। अपने आप पे, स्वयं पे भरोसा करना सीखिए, स्वयं के अंदर की क्षमता को पहचानिए,
स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को बनाइए कि किस प्रकार हम निर्णय ले सकते हैं, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा मैं और आप क्या कह सकता हूँ आपको। अब रही बात थोड़ी सी आगे की सूचना की बात कर लेते हैं। देखिए, आज गुरुवार हो चुका है और आज शाम को नाइट में मैं बीकानेर के लिए जाऊंगा। तो आज गुरुवार को जाऊंगा, शुक्रवार शनिवार 2 दिन मैं वहाँ रुकूंगा, संडे को वापस आऊँगा। तो अगली जो क्लास होगी वो अपनी सोमवार शाम 7 बजे होगी। तब तक 2-3 दिन के लिए मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए कोई और काम है, तो इसलिए मेरी क्लास बंक रहेगी। फिर भी मैं कुछ न कुछ टेलीग्राम के क्वेश्चंस वगैरह डालने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और सोमवार को नियमित रूप से वापस उपस्थित हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही लास्ट में इसी वाक्य के साथ क्लियर करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस दृढ़ निश्चय के साथ ये फैसला कीजिए कि अब हमें किसी भी प्रकार की न तो रणनीति की आवश्यकता है, न मोटिवेट की आवश्यकता है। अब हम इस बार कंपटीशन को फाइट करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीट। अब रीट के लिए मेरा ये अंतिम मोटिवेटेड वीडियो है। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको जो सिलेक्शन होना है। और एक बार आप ज़रूर बताएं कि इस बार किसको अपने आप पे विश्वास है कि वो इस बार सेलेक्ट होकर रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस बार कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।